Hello everyone, I am Ishika Singhal. I have come up with the next part of the video. In this video, we will be discussing the military causes and the immediate cause of the revolt of 1857. Some people asked me to upload my marks for greater credibility, and here they are. So let us discuss the military causes. Let me first tell you that the revolt of 1857 is also called as the First War of Independence or Sepoy Mutiny. So why it is called as Sepoy Mutiny? Because the soldiers were the first one to start the rebellion against the British and then the common people followed. 1857 की लड़ाई को सैनिक विद्रोह भी बोला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले सैनिकों ने विद्रोह शुरू किया था और उसके बाद आम जनता लड़ाई में शामिल हो गई थी। हम कोशिश करेंगे कि मिलिट्री कॉजेस को एक कहानी की तरह समझ सकें। बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि जब भी हम इंडियन आर्मी की बात करेंगे 1857 के टाइम पे, तो हम इंडियन सोल्जर्स की आर्मी को रेफर नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली वी आर रेफरिंग टू द आर्मी ऑफ द ब्रिटिश। आर्मी इंडिया में ब्रिटिश की थी उस टाइम पे, जिसमें दो तरीके के सोल्जर्स थे, गोरे सैनिक और भारतीय सैनिक, राइट। ब्रिटिश ट्रूप्स एंड इंडियन ट्रूप्स वर इंक्लूडेड इन द ब्रिटिश आर्मी। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स। इंडियन सोल्जर्स बहुत ही मेहनती थे और साथ में उन्होंने ब्रिटिश की हेल्प भी की थी इन एक्सपैंडिंग देयर टेरिटरी, राइट। दे वर वेरी एफिशिएंट और युद्ध जीतने में उन्होंने ब्रिटिश की हेल्प भी करी थी। इसके बावजूद भी ब्रिटिश उनको सही से ना सैलरीज देते थे, ना उनको अच्छा खाना मिलता था, ना अच्छा घर मिलता था। साथ में ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने उनको कास्ट या सेक्टेरियन मार्क्स पहनने से भी मना कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पंजाबी होते हैं वो सिर पे पगड़ी बांधते हैं, या कुछ कास्ट के लोग बियर्ड रखते हैं, दाढ़ी मूछ रखते हैं। तो ब्रिटिश ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिससे कि सैनिकों की जो फीलिंग्स थी वो हर्ट हुई। नेक्स्ट इज ब्लीक प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशन। ब्लीक मीन्स नॉट होपफुल और वेरी लेस। इंडियन सोल्जर्स के लिए प्रमोशन के कोई चांसेस ही नहीं थे। जितनी भी हाई पोजीशंस की पोस्ट थी वो सब ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए, ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए रिजर्व थी। चाहे वो वॉर में अच्छा परफॉर्म करें या बुरा, हाई पोस्ट हमेशा ब्रिटिश के लिए रहेंगी। ऐसा इसलिए था कि कभी अगर इंडियन सोल्जर्स या इंडियन ऑफिसर्स हाई पोस्ट पे पहुंच गए तो फिर वो पावरफुल बन जाएंगे। इवन पहले जब राजा महाराजा थे इंडिया में, तो उनके अंडर में जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो हाई पोस्ट पे थे, उन लोगों को भी काम नहीं दिया गया, बल्कि अब इंडियन सोल्जर्स सूबेदार की रैंक से ऊपर बढ़ ही नहीं सकते थे। Whatever their performance would be, they could not rise above the rank of a subedar. So this was of course an insult for the officers, Indian officers who were earlier occupying high post. Next is deprivation of allowances. इंडियन सोल्जर्स को एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दिया जाता था। इवन उनकी रेगुलर सैलरीज भी बहुत कम थी एज़ कम्पेयर टू देयर ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स, और साथ में उनको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट या भत्ता, दैट इज़ फॉरेन सर्विस अलाउंस, भी नहीं दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अवध का कोई एक सोल्जर अगर अफगानिस्तान में लड़ाई करने के लिए जा रहा है, सो दैट प्लेस इज़ अ फॉरेन कंट्री टू हिम, तो वहाँ पे जाके उसको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी मातृभूमि से दूर जाके ब्रिटिश की हेल्प करने के लिए वहाँ लड़ रहा है, लेकिन उसको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलती थी। इससे उसको बहुत दुख हुआ, बहुत नाराज़गी हुई। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज द पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854 विच विड्रू द प्रिविलेज ऑफ फ्री पोस्टेज इंजॉयड बाय सिपॉइज। पहले क्या होता था 1854 से पहले, कि जैसे सोल्जर, फॉर एग्जांपल सोल्जर अफगानिस्तान में लड़ाई कर रहा है और बाद उसको थोड़ी देर अपने घर की याद आई, तो वो घर पे चिट्ठी लिख के भेज देता था अपने बच्चों को, अपने परिवार को। लेकिन 1854 में ब्रिटिश ने पोस्ट ऑफिस एक्ट पास कर दिया, और इसमें क्या हुआ कि अब चिट्ठी भेजने के लिए स्टैंप लगाना पड़ेगा चिट्ठी पे, और वो पैसों से आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो अब एक तो सोल्जर पहले ही अपने घर से दूर आके लड़ रहा है, और चिट्ठी भेजने के लिए भी अब उसको पैसे लगाने पड़ेंगे। उसकी सैलरी इतनी कम है, उसको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिल रही है, कोई भत्ता नहीं मिल रहा है। साथ में भी एक और नया खर्चा जुड़ गया है, अपने परिवार से कोई बात भी नहीं कर सकता है, ही कैन नॉट कम्युनिकेट। उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन्स या इस तरह का कोई फैसिलिटी नहीं था। द मीन्स वॉज टू राइट अ लेटर टू द फैमिली। तो अब इससे और भी ज़्यादा ग्रीवेंसेस बढ़ जाएंगे सोल्जर्स के,
एंड 1857 में धीरे धीरे कंडीशंस बिल्कुल राइप हो जाएंगी कि अब वो रिवोल्ट करें. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट. दिस पॉइंट इज very important with respect to board examinations as well as from UPSC point of view. This point is very very important. ऐसा होता था इंडिया में जो है कास्ट सिस्टम प्रिवेलेंट था और इंडिया में लोग जो थे वो 4 तरह के कास्ट में डिवाइडेड थे. ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. तो ब्राह्मण्स के लिए क्या कहा जाता था, उन ब्राह्मण्स के लिए एक मान्यता थी कि वो समुद्र पार नहीं करेंगे. लेकिन 1856 में ब्रिटिश ने जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पास किया और इसके तहत ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स को समुद्र पार ड्यूटी पे भेज सकते थे. इसका मतलब कि अब जो भारतीय सैनिक हैं, चाहे वो ब्राह्मण या कोई भी, अब ब्रिटिश सरकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन्हें ड्यूटी के लिए मीन्स लड़ाई करने के लिए कहीं समुद्र पार दूर देश में भी भेज सकती है. तो अब ब्राह्मण सोल्जर्स को लगा कि ये तो हमारे कास्ट के खिलाफ है और इससे वो लोग नाराज हो गए. राइट, सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो 1854 का पोस्ट ऑफिस एक्ट, 1856 का जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, 2 साल में ये ऐसे एक्ट आ रहे हैं जिससे धीरे धीरे सैनिकों की परेशानियां बढ़ती जा रही है, उनका दुख बढ़ता जा रहा है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज शैटरिंग ऑफ द मिथ ऑफ ब्रिटिश इनविंसिबिलिटी. इंडियंस ये मान चुके थे क्योंकि ब्रिटिश इतनी सारी लड़ाइयाँ जीत चुके थे इंडिया में, तो अब ऐसा लग रहा था कि शायद ब्रिटिश को कोई भी हरा नहीं सकता है. राइट, सो इनविंसिबिलिटी का मतलब होता है बहुत पावरफुल होना. तो ये मिथ था. मिथ मीन्स एक भ्रम था लोगों का कि ब्रिटिश जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं और उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता है. लेकिन जब फर्स्ट अफगान वॉर में, पंजाब वॉर में और क्रीमियन वॉर में ब्रिटिश की आर्मी जो है वो हार गई, तब लोगों को कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, इंडिया के लोग भी, इंडिया के सैनिक भी अगर एकजुट हो जाएं तो वो ब्रिटिश को हरा सकते हैं. ऐसे ही एक और इवेंट हुआ 1855-56 में. जो बिहार और बंगाल के संथाल ट्राइब के लोग थे, उन्होंने ब्रिटिश के ऊपर हमला कर दिया अपने कुल्हाड़ी से, अपने धनुष बाण लेके, और टेम्परेली ब्रिटिश रूल को अपने एरिया से दूर भगा दिया. हालांकि बाद में ब्रिटिश ने संथाल की वो जो अपराइजिंग थी उसको वापस से दबा दिया, उन लोगों को हरा दिया. लेकिन इंडियन सोल्जर्स को अब क्लियर हो गया था कि अगर वो एकजुट हो जाएं और ठान लें तो वो ब्रिटिश को हरा सकते हैं. नेक्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस इन द ब्रिटिश आर्मी एंड फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स. उस टाइम पे 1856-57 के आसपास ये हुआ था कि क्रीमियन वॉर चल रही थी. अभी हमने ईयर देखा है क्रीमियन वॉर का 1854 टू 56. क्रीमियन पेनिनसुला पे वॉर, उसके लिए वॉर चल रही थी. तो ब्रिटिश ने अपनी काफ़ी सारे जो ट्रूप्स हैं वो क्रीमियन वॉर में भेजे हुए थे और इंडिया में उस टाइम पे काफ़ी सारे इंडियन सोल्जर्स थे. रेगुलरली बेस पे भी इंडियन सोल्जर्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा था. लेकिन उस टाइम पे क्रीमियन वॉर की वजह से भी, क्योंकि इंग्लैंड जो था वो पर्शियन वॉर, क्रीमियन वॉर, चाइनीज़ वॉर में बिजी था, तो इस वजह से इंडियन सोल्जर्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी. सिंस दे वर लार्ज इन नंबर दे फेल्ट कॉन्फिडेंट टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश. तो इंडियन सोल्जर्स को लगा कि हम इतने सारे हैं तो शायद ये सही टाइम है ब्रिटिश पे अटैक करने का और हम जीत भी सकते हैं. एंड ऑल्सो देयर वॉज फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स. जो बहुत ही स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के प्लेसेस थे लाइक दिल्ली, इलाहाबाद, वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी थी ही नहीं, या थी भी तो बहुत कम थी, और ज़्यादातर इंडियन सोल्जर्स वहाँ पे डिप्लॉयड थे. जैसे कि हमें पता है 10 मई 1857 को शुरुआत हुई है रिवोल्ट ऑफ 1857 की. मेरठ से शुरू हुए हैं सोल्जर्स एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग पहुंच गए दिल्ली, सारे सोल्जर्स मिलके, और वहाँ पे बहादुर शाह जफर को दे डिक्लेयर द एम्परर ऑफ इंडिया. ब्रिटिश रूल को उन्होंने मना कर दिया कि अब ब्रिटिश रूल को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एंड दे डिक्लेयर्ड बहादुर शाह जफर अगेन एज द एम्परर ऑफ इंडिया. दिल्ली में जाके जो सोल्जर्स थे, तो दिल्ली वाज ऑफ कोर्स अ प्लेस ऑफ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस और वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी बहुत कम थी. सो द इंडियन सोल्जर्स वर डिटरमिन्ड टू स्ट्राइक द ब्रिटिश एट द राइट टाइम. अब इंडियन सोल्जर्स को लगा कि यही सही समय है, सारे इकट्ठे मिलके कोशिश करेंगे और ब्रिटिश को हरा देंगे. बट ऑफ कोर्स they underestimated the British power, and as you all know, it was of course a mass uprising, but the people could not
Next is the immediate cause. Immediate cause is the introduction of the Enfield rifle. इन 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया कि जो ओल्ड फैशन मस्केट गन है उसको एनफील्ड राइफल से रिप्लेस कर देते हैं. मस्केट वाज अ काइंड ऑफ गन, तो उन्होंने सोचा कि अब सोल्जर्स को एनफील्ड राइफल्स दे देती हैं. एंड इन 1857 दीज गन्स वर मेड अवेलेबल टू द सोल्जर्स. इन नई राइफल में ग्रीस कार्ट्रिजेस यूज़ करने होते थे. उस कार्ट्रिज को मुंह के पास लाना होता था और उसके ऊपर जो ग्रीस का जो पेपर है उसको मुंह से हटाना होता था. एंड इट वाज बिलीव कि ये जो कार्ट्रिजेस हैं वो काऊ और पिग के फैट से बनती हैं. अब काऊ और पिग का फैट अगर कार्ट्रिज बनाने में यूज़ हो रहा है, ग्रीसिंग में यूज़ हो रहा है, तो हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स ने इन कार्ट्रिजेस को यूज़ करने से मना कर दिया. बिकॉज काऊ इज सैक्रेड टू हिंदूज एंड पिग इज़ अ टाबू फॉर मुस्लिम्स. गाय जो है वो हिंदूज के लिए बहुत पवित्र है और पिग जो है वो मुस्लिम्स के लिए हराम माना जाता है. टाबू मीन्स बैन, इट इज़ लाइक हराम फॉर मुस्लिम्स. सो अब हिंदू मुस्लिम सोल्जर्स ने मना कर दिया है इस कार्ट्रिज को यूज़ करने के लिए. लेकिन जब ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने सोल्जर्स को फोर्स किया इन ग्रीस कार्ट्रिजेस को यूज़ करने के लिए, देन द सोल्जर्स स्टेज इन अपराइजिंग. अभी हम लोगों ने देखा है कि सोल्जर्स की कंडीशन पहले से ही काफ़ी बहुत ख़राब है और उनकी बहुत सारी परेशानियां हैं. लाइक दे हैव बीन इल ट्रीटेड, उनका बहुत गंदा ट्रीटमेंट है, उनके साथ व्यवहार बहुत गंदा किया जाता है, उनको सैलरी अच्छे से नहीं दी जाती है, साथ में उनके प्रमोशन के लिए कोई चांसेस नहीं हैं. और पोस्टेज एक्ट जो आया है, पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 का, तो उनका जो फ्री पोस्टेज का प्रिविलेज है वो भी उनसे छीन लिया गया है. देन 1856 का जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट से अब ब्राह्मण सोल्जर्स को ओवरसीज़ भी भेज सकते हैं. ब्राह्मण हो चाहे कोई और हो, इंडियन सोल्जर्स को अब ओवरसीज़ ड्यूटी करने के लिए भेज सकते हैं. तो धीरे धीरे इंडियन सोल्जर्स के ग्रीवेंसेस बढ़ते जा रहे हैं और अब कंडीशंस इतनी ज़्यादा हो गई हैं पूरी कि सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत थी. और ये जो ग्रीस कार्ट्रिजेस वाले इवेंट है ये एक चिंगारी का काम किया है इसमें. और इस वजह से जो सिपॉय म्यूटनी की हमने बात की थी शुरू में वो शुरू हो गई है. सो ऑल दीज कंडीशंस एंड दिस इमीडिएट कॉज वाज द रीज़न फॉर द rise of revolt in 1857, and with this we have completed all the causes. The consequences and drawbacks will be covered in the next video. Thank you and have a nice day.